तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। अपन ने राजस्थान का इतिहास तो पूरा विस्तार से पढ़ा, लेकिन अब बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान के जो भूगोल पढ़ रहे हैं, यानी अपन पहले किसके बात कर रहे हैं, राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले राजस्थान का मैप बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये राजस्थान का क्या है, नक्शा है, राजस्थान का नक्शा है। तो अपन जानते हैं कि राजस्थान क्या है, राजस्थान है, राजस्थान है। तो इस राजस्थान का नाम जो वर्तमान में नाम राजस्थान है, क्या यही नाम पहले था क्या? तो इससे यदि पूर्व में चलते यानी पहले क्या नाम था, तो पहले की बात करते तो सबसे पुराना वेद क्या आता है? सबसे पुराना वेद तो आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एक आती है वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण। एक तो आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद हो गया। एक आता है वाल्मीकि की रामायण, कि राजस्थान जो नाम पड़ा इससे पहले बात करें कि पहले में क्या था। तो जो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है राजस्थान का ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त मिलता है। तथा वाल्मीकि की रामायण में जो नाम मिलता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कौन सा कांतर है? तो उसका नाम है मरुकांतर। क्या है? मरुकांतर। अब याद कैसे रखे, याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका यह कि ऋग्वेद में क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो ब्रह्मवर्त में भी क्या आ रहा है, री आ रहा है। रिंग ब्रिंग क्या आ रहा है, रिंग ब्रिंग दोनों में क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो री से हो गया ऋग्वेद और री से हो गया ब्रह्मवर्त, ठीक है। री आ रहा दोनों में, ये से याद हो गया। दूसरा आता है वाल्मीकि की रामायण, इसे याद कैसे रखे? तो रामायण में आ गया मह से बन गया मरुकांतर। क्या बन गया? मरुकांतर। ये हो गया दो। पहला आता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का पहले नाम क्या था? पहले नाम कोई राजस्थान थोड़ी था, तो पहले नाम था क्या? तो पहले आ गया कि ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम मिलता है वो कौन सा वर्त मिलता है? तो वो मिलता है ब्रह्मवर्त मिलता है। तो वाल्मीकि की रामायण में नाम क्या मिलता है? तो वाल्मीकि की रामायण में जो नाम मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम मरुकांतर है। और क्या मिलती है जानकारी? और तीसरा पॉइंट आता है, दो हो गए, पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा वाल्मीकि की रामायण हो गई। अब तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है मूनोत नैणसी की एक आती है, क्या आती है? नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। जो ये नैणसीरी ख्यात है ये किसने लिखी? ये लिखी मूनोत नैणसी ने। और क्या आती है? और आता है राजरूपक, राजरूपक। एक तो हो गया नैणसीरी ख्यात, एक हो गया राजरूपक। नैणसीरी ख्यात तो लिखी थी मूणोत नैणसी ने, और जो राजरूपक लिखा था वो किसने लिखा? ये लिखा वीरभान ने। किसने लिखा? वीरभान की ये करती। ये तो हो गई मूणोत नैणसी की, ये हो गई राजरूपक, ठीक है। राजरूपक हो गई वीरभान की। तो इसमें जो हमारे राजस्थान का नाम मिलता है वो क्या मिलता है? तो इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान मिलता है। 3 पॉइंट हो गए। पहला, सबसे पहले बात की राजस्थान का पहले नाम क्या था? जो वर्तमान में नाम राजस्थान है, इसका क्या पहले भी नाम राजस्थान था क्या? राजस्थान नहीं था, तो नाम क्या था? तो नाम यह था कि सबसे पुराना वेद कौन सा आता है? सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद में नाम क्या था? तो ऋग्वेद से री आ गया, री से इसमें भी री आता है ब्रह्मवर्त में, तो ऋग्वेद से हो गया ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद से क्या हो गया? ब्रह्मवर्त हो गया। दूसरा आता है वाल्मीकि की रामायण। रामायण में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, मैं से बन गया मरुकांतर। क्या बन गया? मरुकांतर बन गया। तीसरी आती है नैणसीरी ख्यात, जो मूणोत नैणसी ने लिखी। और आता है और आती है राजरूपक। इनमें क्या मिलता है? तो इनमें हमारे राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो राजस्थान मिलता है। चौथा पॉइंट क्या आता है? चौथा आता है कि अब राजस्थान क्या है? राजपूतों का था ज्यादा। किसका था? राजपूतों का। तो लिख सकते हैं राजपूत। इस राजपूत को अंग्रेजों ने कैसे लिखा? अंग्रेजों ने इसे लिखा RAJPUTANA। अंग्रेजों ने इस राजपूत को इंग्लिश में कैसे लिख दिया? राजपुताना लिख दिया। क्या लिख दिया? राजपुताना। इंग्लिश में लिख दिया इसे राजपुताना।
अब हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न यह है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप में प्रयोग किसने किया? किसमें? मौखिक रूप में, यानी बोलर कौन बतायो कि ये राजस्थान है। क्या आ रहा है कि जो राजपूत है, राजपूत से क्या बन गया? राजपूताना बन गया। ये राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रयोग करने वाला कौन था? तो वो किया था 1800 ईस्वी में। किसमें किया? 1800 में किया था? किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने तो मौखिक में कह दिया कि फलाना फलाना नाम क्या है, यह है, लेकिन जो राजपूताना शब्द का जो लिखित में प्रयोग करने वाला कौन था? लिखित में, तो लिखित में प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने कर दिया इसने लिखित में। यह हो गया सामान्य परिचय, जो लिखित में हो गया, मौखिक रूप में। लेकिन कहीं भी क्या लिखा हुआ मिला क्या? राजस्थान का कोई लिखित में साक्ष्य है क्या? पर राजपूताना शब्द का मौखिक रूप में प्रयोग तो किसने कर दिया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कर दिया। लेकिन ये तो क्या मौखिक रूप में, लेकिन लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? वो विलियम फ्रैंकलिन था। लेकिन जो लिखित में साक्ष्य कहां मिलते हैं, यानी लिखित में राजपूत का जो राजस्थान का पहला प्रमाण मिलता है वो कहां मिलता है? तो वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख कहां मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कब का है? यह है 682 का। 682 का, 682 ईसा पूर्व का है। और इसमें जो उल्लेख मिलता है राजस्थान का, वो नाम मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य मिलता है। तो इस पर भी वैज्ञानिकों के बीच में, जो भी लेखक है, इतिहासकार हैं, उनके बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। अधिकतर जो इतिहासकार कहते हैं कि ये राजस्थान का नाम नहीं है, यह तो किसी शासक का नाम। सही बात है, शासक का नाम हो सकता है। और अधिकतर कहते हैं कि ये तो राजस्थान का ही नाम है। जो ये बसंतगढ़ का शिलालेख है, यह है कहां का? तो यह है बसंतगढ़। कहां पड़ता है? सिरोही का। ये कहां का है? ये सिरोही का शिलालेख है। और ये किसके समय का है? तो यह है वर्मलात के समय का। वर्मलात के समय का। वर्मलात कौन है? ये चावड़ा वंश का शासक है। चावड़ा वंश का शासक है, वर्मलात के समय का है। इसमें राजस्थान का पहला प्रमाण मिलता है। राजस्थान का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। पहला लिखित प्रमाण मिलता है। यह हो गया लिखित प्रमाण। यह हो गई राजस्थान की जो पहले की बात होगी, यानी सामान्य बात कर ली राजस्थान की। अब बात करेंगे राजस्थान के मेन। तो यानी ऐसा कर लिया कि भाई राजस्थान नाम का एक व्यक्ति है, तो उसका नाम पता क्या है, कहाँ रहता है, क्या है, कितनी, जैसे अपन अपना परिचय देते हैं कि 6 फुट हाइट और 5 फुट सीनार, ऐसे जो परिचय देते हैं, यही परिचय अपन को अपने राजस्थान के बारे में देना है। तो अब बात करते हैं राजस्थान। अब सामान्य परिचय तो हो गया, लेकिन अब अपन बनाते हैं ग्लोब। क्या बनाते हैं? ग्लोब बनाते हैं। ये हो गया ग्लोब। ये ग्लोब हो गया। अब ग्लोब तो हो गया, लेकिन ग्लोब से पहले अपन को दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन कौन सी दिशा है। तो यहां बना लेता हूं मैं प्लस और दिशा लिखता हूं, भाई दिशा कौन सी है। तो अपन का एक प्रश्न आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? यानी पहला मैं एक प्रश्न लिखता हूं। यहां क्वेश्चन है कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है? सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है? सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन पहला है उत्तर, ऑप्शन ब दक्षिण, ऑप्शन स पूर्व और ऑप्शन द पश्चिम। यह हो गया 4 ऑप्शन। हमारे पास पहला प्रश्न है, दिशाओं का नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है। इनमें से चारों में से सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है वह बतानी है। तो अधिकतर बच्चे किस पर टिक लगाएंगे? वो लगाएंगे पूर्व दिशा पर। पूर्व दिशा पर क्यों लगाएंगे? इसका कारण यह है कि कहेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इस कारण सबसे प्रमुख दिशा कौन सी हो गई?
पूर्व दिशा हो गई, लेकिन ये हमारा आंसर क्या है, गलत है। ये हमारा आंसर गलत है कि पूर्व में उगता तो पूर्व हो गई, ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले एक ध्रुव तारा चमकता है, वो कौन सी दिशा में चमकता है, वो चमकता है उत्तर दिशा में। जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो उत्तर में जो एक तारा चमकता है ध्रुव है, उस तारे को देखकर ही दिशा का अनुमान अभी आया, जो दिशा मापक यंत्र जो भी आया है, लेकिन पहले तो उस ध्रुव तारे को देखकर ही अनुमान लगाते थे। तो ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा होगी, ध्रुव तारे को देखकर लिख दिया उत्तर। ठीक है, उत्तर हो गया। इसके विपरीत कौन सी हो गई, तो इसके विपरीत तो दक्षिण हो गई। ठीक है, अब खेल आता है पूर्व और पश्चिम का। भाई पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम कौन सी है। हमारी रीजनिंग में भी प्रश्न आता है कि आसाराम अपने घर से 10 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर, कि आसाराम अपने घर से 10 किलोमीटर चला, चलने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। अब यहां गोल हो गया कि पूर्व दिशा यह है या यह है। ठीक है, अब कंफ्यूज है दोनों में कि पूर्व दिशा ये है कि ये। तो पूर्व दिशा याद करने का एक ही तरीका है कि जो हमारी हथेली है, ये हथेली का जो ये व्हाइट वाला पाम है ना, ये तो होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। लेकिन ये भी याद नहीं रहता, कोई दूसरा तरीका बताओ ताकि तुरंत ही खोपड़ी में बैठ जाए। तो दूसरा तरीका हो गया, नाम याद रखो पप्पू। क्या याद रखो, पप्पू याद रखो। पै से हो गया पश्चिम, पू से हो गया पूर्व। पप्पू कोई कांग्रेस सी समझ के नाराज ना हो, पप्पू अपन को तो याद करने के लिए लिखा है कि पप्पू। पप्पू, पै से हो गया पश्चिम, पू से हो गया पूर्व। ये हो गई सामान्य दिशा। लेकिन अपन का प्रश्न था कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, तो सबसे प्रमुख दिशा पूर्व दिशा नहीं होती है। तो कौन सी है, सबसे पूर्व है। यानी सबसे प्रमुख दिशा की बात करें तो सबसे पहले दिशा कौन सी है, इनमें से सबसे पहले आने वाली दिशा कौन सी है। तो सबसे पहले अपने बात की कि उत्तर में एक तारा चमकता है, ध्रुव है, और उसी ध्रुव तारे को देखकर अपने कौन सी दिशा लिखी, वो लिखी उत्तर। तो सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, उत्तर है। और ये प्रश्न अपने मन से लिखा हुआ नहीं है, ये आया हुआ है एसएससी में। किस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी है, और उसमें टिक लगाया हुआ था किसके, उत्तर के। तो सबसे प्रमुख दिशा कौन सी हो गई, उत्तर हो गई। अब कैसे माने कि सबसे प्रमुख दिशा उत्तर हो गई, कोई एग्जाम्पल भी तो दो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, क्या है, ये हमारा हो गया राजस्थान। राजस्थान हो गया। अब राजस्थान की ये दिशा तो हो गई पूर्व है, ठीक है, ये दिशा पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, और ये उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। अब कैसे मालूम करें कि ये भाई सबसे प्रमुख दिशा है। तो इसका एक तरीका कि राजस्थान में अरावली गुजरती है, यहां से अरावली, ये हो गई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। अरावली पर्वतमाला ये है तो इसकी दिशा क्या है। तो दिशा हो गई कि अरावली पर्वतमाला की दिशा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हो गई। यानी लिख लेते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हो गई अरावली की दिशा। ठीक है, अरावली होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लेकिन अपने उत्तरी नाम क्यों लिया, पहले अपन ये भी ले सकते थे कि पूर्व उत्तर से, किससे, कि पूर्व उत्तर से, या पश्चिम दक्षिण की ओर भी तो ले सकते, लेकिन अपने ये नाम क्यों लिया सबसे पहले कि उत्तर। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पहले दिशा कौन सी आई, सबसे पहले दिशा आई थी उत्तर। तो उत्तर का नाम लेने, जो बड़ा होता है उसका नाम पहले लेते हैं। तो बड़ी कौन सी है, पहले आने वाली दिशा कौन सी है, तो उत्तर है। तो उत्तर से हो गई उत्तर पूर्व। अब इनमें से बड़ी कौन है, यानी एक अपन लाइन खींचते हैं इन दोनों में, एक याद रखो सीधा तरीका कि बीच में लाइन खींच ली। अब लाइन के जो ऊपर वाली दिशा में यदि काम लेंगे तो हम उत्तर का नाम लेंगे, और लाइन के जो नीचे दिशा है तो उसमें अपन किसका नाम लेंगे, दक्षिण का नाम लेंगे। अब देखो इधर तो हो गया उत्तर पूर्व है, अब आ गया, यानी पहले दिशा उत्तर आई, उसके बाद में कौन सी आई, दक्षिण आई। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, एक नंबर इसका नाम लिया, दो नंबर इसका लिया, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलो ये भी नहीं, एक दूसरा और बताओ तरीका। दूसरा यह है कि अपन पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पढ़ते हैं, थार का मरुस्थल पढ़ते हैं। तो थार का मरुस्थल होता है कि उत्तर पश्चिम से, कौन सा होता है कि उत्तर पश्चिम को थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर
पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो अपने ये तो नहीं पढ़ा कहीं भी कि पश्चिम उत्तर होता है थार का मरुस्थल, अपने यही पढ़ा है कि उत्तर पश्चिम होता है थार का मरुस्थल, लेकिन अपने ये कभी नहीं पढ़ा कि पश्चिम उत्तर होता है थार का मरुस्थल। चलो ये भी छोड़ो, एक और बताता हूं आपको ट्रिक। दूसरा क्या है, दूसरा आता है कि यह आता है हाड़ौती का पठार। यह कौन सा पठार आता है, हाड़ौती का पठार आता है। हाड़ौती का पठार आ गया, तो हाड़ौती के पठार को क्या कहते हैं अपन, दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार। मैंने कहा कि जो बड़ी दिशा कौन सी है, यानी लाइन के नीचे बात कर रहे हैं अपन, लाइन के नीचे बात करें तो इसका नाम दक्षिण का पहले आएगा, तो दक्षिण से हो गया दक्षिण पूर्व, क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व का पठार किसका हो गया, कि दक्षिण पूर्व का पठार हो गया। अपने ये तो नहीं बोला कि पूर्व दक्षिण का पठार होता है, कि पूर्व दक्षिण का पठार होता है, क्योंकि जो दिशा पहले आई है उसका नाम सबसे पहले लिया जाता। तो पहले कौन सी आई है, इधर में कौन आई है, तो दक्षिण आई है, तो दक्षिण से बन गया दक्षिण पूर्व का पठार, ना कि पूर्व दक्षिण का पठार। पूर्व दक्षिण का पठार नहीं होता है कि पहले कौन सी, ये दक्षिण आई है तो दक्षिण से हो गया दक्षिण पूर्व का पठार। बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चल ही रहा है, लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, आपको कोई पूछे कि आप मान लीजिए कि आप अमेरिका गए, अमेरिका गए, आपको पूछे कि भाई कहां से आया है, तो आप कहेंगे मैं राजस्थान से आया हूं, ठीक है। अब उसने पूछा कि राजस्थान कहां पड़ता है, तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के इधर पड़ता है, ऊपर हरियाणा के नीचे पड़ता है, पास में पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये कोई आपका परिचय नहीं हुआ, परिचय दिया जाता है अक्षांश देशांतर में। भाई अक्षांश में देते हैं अपन अपना परिचय, तो परिचय देते हैं, तो परिचय देते हैं पर राजस्थान नाम का एक व्यक्ति है, उसका अपन को परिचय देना है कि क्या करता है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसके बारे में पूरा परिचय देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिचय अपन पहले किस में देखे, यानी ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब, ग्लोब कह दो या विश्व है, कि विश्व में यदि राजस्थान की स्थिति देखें कि स्थिति कहां है, विश्व के संदर्भ में देखते हैं राजस्थान की स्थिति, तो सबसे पहले ग्लोब बनाओ। ये हो गया ग्लोब, ठीक है। ग्लोब बनाते हैं, यदि आप कहे तो मैं इसके बीच में क्या खींच दूं, एक लाइन खींच दूं। अगर आप कहे तो जपनाम नाम बोल के लाइन खींच देता हूं इसके बीच में, तो ये हो गई लाइन। किसके बीच में खींच दी, भूमि यानी पृथ्वी के बीच में अपने क्या खींच दी, लाइन खींच दी। पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू वसुंधरा धरा कहते हैं, तो ये हो गई भूमि के बीच में क्या की थी, लाइन की थी, भू से बन गई है भूमि। ये हो गया भूमि के बीच में, मध्य में खींची लाइन, किसे खींची, कि भूमि के मध्य में खींची, तो मध्य से बन गया मध्य। और इस लाइन को कहते हैं रेखा, तो ये हो गई भूमध्य रेखा। क्या हो गई, ये हो गई भूमध्य रेखा, कि भूमि के मध्य में लाइन खींच दी, इस कारण इसका नाम हो गया कौन सी रेखा, तो इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा। अब अपन को उठाए कि ये तो पूर्व दिशा होती है, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। अब दिशाओं की तो जानकारी पूरी हो गई होगी, वापस बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गई भूमध्य रेखा। अपन बात करते हैं विश्व या ग्लोब में, भाई राजस्थान है कहाँ, तो विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति देखते हैं, तो राजस्थान पड़ता है यहाँ। क्या पड़ता है, राजस्थान है यहाँ, ठीक है। अब राजस्थान, अपन का राजस्थान कहाँ है, यहाँ है, तो दिशा क्या होगी। अब सीधा प्रश्न आएगा आपके पास कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की सही दिशा कौन सी है, या कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें हमारा राजस्थान यहाँ है, तो मैंने पहले भी बताया था दिशा, अपने दिशा की बात करी अभी भी कि ये तो पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण। अब हमारा राजस्थान की स्थिति यहाँ है, तो दिशा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिशा, क्या दिशा ये लिखेंगे कि पूर्व उत्तर से, पूर्व उत्तर होती है दिशा, क्या दिशा ये लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख दिया कि भाई पूर्व उत्तर होती है, या लिखेंगे कि उत्तर पूर्व होती है। दोनों में से कौन सी दिशा लिखेंगे, भाई पूर्व उत्तर लिखेंगे या उत्तर पूर्व लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा था गला फाड़ फाड़ के कि जो सबसे पहले दिशा आई है उसका नाम सबसे पहले लिखना है, तो पहले कौन सी है, उत्तर आई है, तो उत्तर के बाद में हो गया पूर्व, यानी उत्तर पूर्व। अब आ गया कि विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में जो अपन के राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, तो वो स्थिति हो गई उत्तर पूर्व। ये हो गई उत्तर पूर्व।
विश्व के या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। ये तो हो गई ग्लोब, यानी एक ही नाम याद रखना, विश्व या ग्लोब में राजस्थान कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में। अब दूसरी आती है कि जो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो एशिया की बात करें, एशिया की बात करते हैं तो जहां भी एशिया, यानी अपने पास एक तो राजस्थान का नक्शा रखना है, एक भारत का रखना है और एक रखना है विश्व का। ठीक है, तीनों नक्शे पास में रखने हैं और पूरे नोट्स बनाने हैं पंक्ति दर पंक्ति। तो बात करते हैं एशिया। अब जहां भी एशिया महाद्वीप है उसके बीचों बीच क्या लिख दो? प्लस बना दो। ठीक है, आपके पास नक्शा होगा एशिया महाद्वीप का तो उसके बीच में प्लस लिख दो और दिशा लिख दो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब एशिया महाद्वीप में जो अपन का राजस्थान है, राजस्थान कहाँ है? यहाँ है। राजस्थान यहाँ है तो बताओ राजस्थान की स्थिति क्या होगी? एशिया की बात करते हैं अपन, एशिया कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो बताओ स्थिति क्या होगी? क्या ये होगी कि पहला ऑप्शन अपन का यह आ गया कि पश्चिम दक्षिण हो गया, दूसरा आ गया दक्षिण पश्चिम हो गया, तीसरा आ गया उत्तर पूर्व हो गया, चौथा आ गया पूर्व दक्षिण हो गया। कौन सा हो गया आंसर? अपन ने दिशा के बारे में पूरी बात कर ली कि भाई जो दिशा बड़ी है वो पहले आएगी, तो पहले कौन सी लाइन आ गई? बस लाइन याद रखो, लाइन के नीचे बात हो रही है, लाइन के नीचे बात हो रही है तो बड़ी दिशा कौन है? लाइन की दिशा। भाई लाइन, इस लाइन के, इस रेखा के जो ऊपर है तो ये हो गई बड़ी, लेकिन इसके नीचे बात करें अपन तो नीचे तो दक्षिण हो गई, बड़ी कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दक्षिण आएगा सबसे पहले ऑप्शन। क्या इसमें दक्षिण है क्या? पहले इसमें दक्षिण नहीं है तो इसे काट दो। इसमें दक्षिण है लेकिन इसमें दक्षिण है क्या? इसमें भी नहीं है, काट दो। इसमें दक्षिण है क्या? नहीं है, ये भी कट गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। लेकिन अपन पूरी बात कर लेते हैं तो बड़ी दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई। दक्षिण के बाद में कौन आ गई? पश्चिम। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, कि दक्षिण पश्चिम हो गई। ये तो हो गई एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में। यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अधिकतर नहीं पूछते क्वेश्चन, अधिकतर पूछते हैं विश्व या ग्लोब की स्थिति में, या जो राजस्थान की एग्जाम होती है तो उसमें पूछा जाता है भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में बात करते हैं अपन। भारत में बात करें ठीक है। अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लस बना दो इस पे, क्या बना दो? प्लस। ये हो गया पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है। अब भारत, यानी अपने विश्व में बात कर ली, विश्व में कहाँ आता है? विश्व में कहाँ आता है राजस्थान की स्थिति? विश्व या ग्लोब में कहाँ आता है? तो विश्व या ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति आती है वो उत्तर पूर्व आती है। कौन सी दिशा आती है? उत्तर पूर्व आती है। एशिया महाद्वीप में क्या आती है? तो एशिया महाद्वीप में आती है दक्षिण पश्चिम आती है। तो अब बात करते हैं राजस्थान में, यानी राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो ये भारत का नक्शा हो गया और भारत में अपन का जो राजस्थान है वो राजस्थान यहाँ है। ठीक है, यह हमारा राजस्थान आ गया, यानी ज्यादा ऊपर हो गया ये तो। राजस्थान यहाँ है। ठीक है, यहाँ हो गया राजस्थान। अब राजस्थान यहाँ है तो मैंने कहा था कि जो लाइन है बीच वाली, इस लाइन के यदि ऊपर आ रहा है, कोई भी ऊपर आ रहा है तो ऊपर में सबसे बड़ी इधर कौन दिशा है? तो उत्तर होगी। लाइन के यदि नीचे आ रहा है तो सबसे बड़ी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण होगी। लाइन के ऊपर आ रहा तो ऊपर का मतलब उत्तर तो होगा, उत्तर तो होगा, और उत्तर पूर्व होगा नहीं क्योंकि इधर आ रहा नहीं है। तो ये किधर आ रहा है? ये तो इधर आ रहा है, तो इधर से बढ़ गया उत्तर पश्चिम। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये हो गया राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में, उत्तर पश्चिम हो गया। लेकिन आपको तो इतना याद नहीं रखना, केवल एक ही चीज याद रखनी है, दिशा इतने नक्शे बनानी है ही नहीं। तो क्या करना है कि एक नॉर्मल सा ट्रिक है, ट्रिक क्या है? प्लस बना दो और नाम लिख दो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बस यही है कि याद रखना, और पूरे नक्शे बिल्कुल याद ही नहीं रखना है। तो क्या करे? तो इसमें तो लिख दो या विश्व, विश्व लिख दो या ग्लोब, विश्व या ग्लोब।
विश्व ग्लोब लिख दो और इसके यहाँ विपरीत लिख दो, ये इधर इधर क्या लिख दो, एशिया लिख दो। इधर एशिया हो गया और इधर जो आएगा यहाँ आ जाएगा भारत। क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि विश्व आ रहा है यहाँ, ठीक है, लाइन के ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, लाइन के ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले बड़ी दिशा कौन सी है, उत्तर है। तो उत्तर तो होगी और बाद में क्या आ रही है, पूर्व आ रही है, तो उत्तर पूर्व। ये हो गई विश्व के संदर्भ, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व हो गई। अब आती है कि लाइन के नीचे, लाइन के नीचे तो एशिया आ रहा है एकमात्र है। तो इनमें से सबसे बड़ी दिशा कौन सी है, बड़ी हो गई दक्षिण। तो दक्षिण से लिख दो दक्षिण पश्चिम, यानी एशिया के संदर्भ में हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया। और भारत के संदर्भ में अब लाइन के ऊपर आ गया भारत, तो ऊपर से हो गया उत्तर हो गई बड़ी दिशा और बाद में क्या हो गई, पश्चिम आ गई। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। ये हो गई दिशा का ज्ञान पूरा। अब ये तो दिशा हो गई, लेकिन अब ग्लोब के बारे में पूरी बात करते हैं कि भाई 23 डिग्री अक्षांश क्या होता है, यानी 66.5 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, उसके बारे में बात करें। अब बनाते हैं ग्लोब, ठीक है, ये हो गया ग्लोब। अब आपके तो जपनाम ना बोल के मैं इसके बीच में क्या खींच दूं, लाइन खींच दूं। तो लाइन खींच दी, तो बीचों बीच लाइन खींच दी, इस तो कारण इसे कह दिया भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। यह हो गई भूमध्य रेखा। अब आपने चांदा तो देखा होगा, चांद, चांद बचपन वाले चांद की बात कर रहा हूं, जो वर्तमान में चांद है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो बचपन में चांदा था पर उसकी बात कर रहा हूं। तो इसके ऊपर ही ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है बीचों बीच। तो यहां से सकते हैं तो 0 डिग्री 1 2 3 4 इसे करते करते कहां गए, 90 डिग्री तक आ गए। इधर भी चलते हैं तो 0 से 90 तक आ गए, 1 2 इसे चलते चलते 90 आ गए। अब अपन को चांद को यहां रखना है, ठीक है, अपन का चांद कहाँ है, यहां है अपन का चांद। चांद को अपन को यहां रख दिया और आप कहे कि गुरुजी 23.5 डिग्री पर लाइन खींचो। किस पे खींचो, 23.5 डिग्री पर खींचो। तो चांद पे देखा कि 23.5 डिग्री तो यहां बन रहा है, ठीक है, यहां बन रहा है। तो यहां से क्लिक करा, सीधा यहां आ गया, कहां गया, यहां आ गया, यहां आ गया। इधर देखा तो 23.5 डिग्री इधर बना, इधर भी क्लिक किया तो यहां आ गया। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो ये हो गया 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री तो हो गया, लेकिन भूमध्य रेखा के जो ऊपर आ रहा है यह तो हो गया उत्तर दिशा, जो इसके नीचे आ रही है वो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। यानी भूमध्य रेखा इसके उत्तर, यानी ऊपर आ रहा तो उत्तर हो गई, नीचे आ रहा है, यानी दिशा की बात तो अपने पहले कर ही ली, यानी ये तो हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण। अब जो बीच में लाइन आ रही है, जो रेखा आ रही है, इसके ऊपर की हो गई उत्तर और नीचे की हो गई दक्षिण हो गई। तो ये हो गया उत्तरी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार इसी चांदे को यदि इस भूमध्य रेखा पर रखा और इस पर भी 23.5 डिग्री खींचा, इधर क्लिक किया तो इधर आ गया, इधर क्लिक किया तो इधर आ गया, और इधर भी क्या बन गया, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। लेकिन वो तो भूमध्य रेखा के उत्तर में था, इस कारण अपने नाम लिख दिया उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कहाँ है, ये तो दक्षिण में है, तो दक्षिण से बन गया दक्षिणी अक्षांश। क्या बन गया, दक्षिणी अक्षांश बन गया। और फिर चांदे पे रखा, 66.5 डिग्री पर क्लिक किया और 66 डिग्री पर यह आ गया, इधर भी क्लिक किया 66.5 डिग्री, तो इन 66 डिग्री पर यह बन गई दिशा, यह बन गई, यह आ गया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इधर भी किया 66.5 डिग्री पर और यह आ गया, इधर किया यह आ गया क्लिक, फिर यह दिशा बन, एक और लाइन खींच दी तो ये हो गई 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर और दक्षिण की याद रखना है कि भाई, यानी ये तो हो गई भूमध्य रेखा, याद रखो सीधी सीधी, ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर आ रहा है तो वो तो उत्तर हो गया, उत्तर दिशा में आ रहा है। और क्या अक्षांश, अक्षांश में क्या होता है कि हमेशा याद कैसे रखें कि अक्षांश पे लाइनें कैसे खींची जाती है। देखो ए लिखा जाता है ऐसे, ऐसे, तो इसको मतलब ऐसे लाइन होगी, आडी लाइन होगी, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी। जो आडी लाइन होगी वो क्या होगी, वो अक्षांश होगी। इस कारण से अक्षांश नाम आ रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आ गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क, इसे कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो
यानी जो ये आ गए ना उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश वाली को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश वाली है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो उसे कहते हैं मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा। और जो 64.5 डिग्री है उसे कहते हैं आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त, इसे आर्कटिक वर्त कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे कौन सा वर्त कहते हैं? तो इसे अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। अंटार्कटिक वर्त, इसे कहते हैं अंटार्कटिक वर्त। अब इस ग्लोब को लेकर हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करें। अब पहले ग्लोब के बाद में क्वेश्चन तो बाद में, लेकिन पहले एक सामान्य से परिचय देखते हैं। यानी कर्क रेखा की बात की अपन ने, तो एक राजस्थान का नक्शा बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। राजस्थान की दिशा तो अपने पता ही है कि ये पूर्व हो गई, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गई। लेकिन अब राजस्थान में जो कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा कहां से गुजरी? यहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान में जो सूर्य है, सूर्य, ये हो गया सूर्य, कि भाई सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है? यानी प्रश्न आ जाता है कई बार सीधा सीधा कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधापन कहां है और तिरछापन कहां है? तो सीधापन का मतलब हो गया सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है? तो सीधी पड़ेगी यहाँ। कहां पड़ेगी? सीधी यहाँ पड़ेगी। सीधापन यहाँ है। तो यहाँ कहाँ आ गया? या तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया। क्या आ गया? बांसवाड़ा आ गया। तो लिख सकते हैं बांसवाड़ा। कि सूर्य की किरणों का सीधापन, सीधापन, सूर्य की किरणों का सीधापन कहाँ है? तो वो बांसवाड़ा में है। लेकिन तिरछापन कहाँ है? भाई ये तो एकदम सीधा हो गया यहाँ, फिर यहाँ से और तिरछा जाएगा, और जाएगा, और ऐसे करते करते यह सीधा जाएगा। तिरछापन यह आ गया। अधिकतर तिरछापन कहाँ हो गया? यहाँ हो गया सूर्य का। और यहाँ कौन सा आता है? तो यहाँ आता है गंगानगर। गंगानगर, ये हो गया सूर्य का सीधापन। सूर्य का सीधापन कहाँ है? बांसवाड़ा। और तिरछापन कहाँ है? तो वो हो गया कौन सा नगर? तो वो हो गया गंगानगर। अब हमारे जो प्रश्न आता है, प्रश्न है कि राजस्थान में सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम बताइए। कि राजस्थान में सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम आरोही का मतलब हो गया बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम बताना है कि राजस्थान में सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम बताना है। यह हो गया सीधापन, ठीक है। सूर्य का सीधापन अधिकतर कहां होता है? बांसवाड़ा में होता है। लेकिन अपन ने पूछ रहा है कि सीधापन का आरोही क्रम। आरोही का मतलब हो गया कि कम से ज्यादा की ओर जाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है। यानी पहले सबसे कम कहां रहता है? तिरछापन यहाँ। ऐसे करते करते अधिकतर जो आ जाता है कि सीधापन यहाँ है, अधिकतर सीधापन वहां तक आना है। तो यहां से अपन को उत्तर से कहां आना है? दक्षिण की ओर आना है। उत्तर से दक्षिण की ओर आना है। तो सबसे कम सीधापन कहां है? तो वो तो अपन के गंगानगर में। कहां है? तो वो हो गया गंगानगर। गंगानगर के बाद में कहा है? हनुमानगढ़। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ के बाद में कहा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कहा है? तो ये हो गया बांसवाड़ा। ये हो गया सीधापन। कि राजस्थान में सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम ये हो गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर आया, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। तो ये हो गया सीधापन। गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यह तो हो गया सीधापन। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान में सूर्य का तिरछापन बताना है कि सर्वाधिक तिरछापन कहाँ है? तो सर्वाधिक तिरछापन तो गंगानगर में है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अपन दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो सूर्य का तिरछापन बढ़ता है। तिरछापन बढ़ता है, सूर्य का तिरछापन बढ़ता है तथा सीधापन घटता है। सीधापन घटता है। यानी अपन यदि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तिरछापन तो बढ़ेगा, लेकिन सीधापन क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी अपन कहां से जा रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सूर्य का तिरछा सीधापन कहां है? सीधापन तो यहाँ दक्षिण में है। लेकिन जैसे अपन यहाँ जाएंगे इससे, तो तिरछापन क्या हो रहा है? तिरछापन बढ़ रहा है, लेकिन सीधापन पहले यहाँ था, फिर कम हो रहा है, ऐसे कम होता होता, यानी ये तो घट रहा है, लेकिन सीधापन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सीधापन क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये हो गया
गंगानगर, कि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन है। लेकिन तिरछापन में कौन कौन से जिले आते हैं? जिलों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। तिरछापन की बात करें वो तो सीधापन हो गया, सीधापन में गंगानगर से आए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा आए। लेकिन अब तिरछापन की बात करते हैं तो तिरछापन में हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में कौन सा हो गया? डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में कौन हो गया? हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में हो गया गंगानगर। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा नगर हो गया? तो ये हो गया गंगानगर। ये हो गया सामान्य परिचय व तिरछापन और सीधापन का। यहां से प्रश्न आ ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब हो गया, ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा पर यदि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, कि सूर्य का सीधापन, यदि सूर्य सीधा पड़ता है भूमध्य रेखा पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी सूर्य का सीधापन कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। यह हो गया सूर्य, और इसका सीधापन कहाँ है? तो यह हो गया भूमध्य रेखा पर। सूर्य यदि सीधापन भूमध्य रेखा पर रहेगा तो तापमान क्या होएगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान होगा, तापमान तो बढ़ेगा। यानी सूर्य का सीधापन एकदम, जो सूर्य सीधा किस पे है? भूमध्य पर है, भूमध्य रेखा पर है, तो तापमान तो बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर अधिक रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा, तो वर्षा क्या होगी? अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा, अच्छी वर्षा होगी। अच्छी वर्षा होगी तो जो वनस्पति पाई जाएगी, या वनस्पति पाई जाएगी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति। लेकिन अपन का प्रश्न यह है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन बताना। प्रश्न है कि यदि भूमध्य रेखा को, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए तो, कि यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि भूमध्य रेखा, अपन की जो ये भूमध्य रेखा हो गई, इसे कर्क रेखा पर स्थानांतरित, कर्क रेखा यह हो गई, यह हो गई कर्क रेखा। यदि इसे कर्क रेखा पर स्थानांतरित करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? तो अब जो भूमध्य रेखा, इसकी जगह कौन आ गई? भाई कर्क रेखा के ऊपर कौन आ गई? भूमध्य रेखा आ गई। जो भूमध्य रेखा पर जो स्थिति है कि तापमान बढ़ेगा, अच्छी वर्षा होगी, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाएंगे, वनस्पति पाई जाएगी, वही स्थिति किस पे आ जाएगी? कर्क रेखा पर आ जाएगी। यह भी थोड़ा ध्यान रखना। यह हो गई भूमध्य रेखा, और यह हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी अपन ने अभी बात किया कि यदि सूर्य का प्रकाश सीधा यदि भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यही पड़ेगा कि यदि भूमध्य रेखा पर सीधा तापमान पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो टेम्परेचर, तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा रहेगा तो अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी वर्षा होगी तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। यानी वनस्पति भी कौन सी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। यह हो गई भूमध्य रेखा। अब अपन का जो सूर्य का प्रकाश है, यदि सूर्य की किरणों को सीधे किस पे डालना है? कर्क रेखा पर। यदि सूर्य का प्रकाश का जो सीधापन है वो कहां पड़ेगा? कर्क रेखा पर पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? यानी सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है कर्क रेखा पर, तो इसे अपन कहेंगे कर्क संक्रांति। क्या करेंगे? कर्क संक्रांति, इसे कहेंगे कर्क संक्रांति। ये हो गया। यानी सूर्य के सीधापन, जो सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो किस पर पड़ रहा है? कर्क रेखा पर पड़ रहा है, तो इस कारण इसे अपन क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति कहेंगे। ये कर्क संक्रांति कब आती है? तो ये आती है 21 जून को। कितनी जून को आती है? 21 जून को आती है कर्क संक्रांति।
अब 21 जून को कर्क संक्रांति आ रही है और कर्क संक्रांति जून का महीना है, तो कौन सी ऋतु है? ऋतु हो गई ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु हो गई? ग्रीष्म ऋतु। ऋतु हो गई ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु हो गई और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो दिन होता है, दिन तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। दिन की जो दिन की स्थिति रहेगी, दिन कैसे होंगे? बड़े होंगे। और जो रात होगी या रातें होगी वो कैसी होगी? छोटे होगी। यानी सबसे छोटी जो परछाई बनती है वो भी 21 जून को बनती है। यानी जो अब कर्क रेखा पर सीधा कौन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो कौन सी क्रांति हो गई? तो वो हो गई मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति होगी। मकर क्या? कर्क संक्रांति हो गई। कर्क रेखा पर सीधा पड़ने के कारण इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है? 21 जून को आती है। 21 जून के समय दिन तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है और जो परछाई सबसे कम बनती है, यानी छोटी परछाई बनती है। और आता है कि इस समय जो ऋतु कौन सी रहती है? तो ऋतु ग्रीष्म ऋतु रहती है। ये तो हो गई कर्क संक्रांति। ये अपन की कौन सी रेखा है? तो ये है भूमध्य रेखा। और यहाँ पर जो है कौन सी रेखा आ गई? यहाँ पर 23.5 डिग्री पर आ गई मकर रेखा। कौन सी रेखा आ गई? मकर रेखा आ गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वो उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये भी 23.5 डिग्री। अब यदि मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, क्या होगा कि मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो क्या होगा? तो इसे कहेंगे अपन मकर संक्रांति। क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। इसे कहेंगे मकर संक्रांति। और ये मकर संक्रांति कब आती है? तो ये आती है 22 दिसंबर। ये हो गई मकर संक्रांति। और ये कब आती है? 22 दिसंबर को आती है। और मकर संक्रांति के समय ऋतु कौन सी रहती है? तो ऋतु रहती है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु रहती है? शीत ऋतु रहती है। और इस शीत ऋतु के समय जो दिन होते हैं, दिन तो कैसे होंगे? छोटे होंगे। और जो रात है वो कैसी होगी? बड़ी होगी। यह हो गई मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति, यदि सूर्य का प्रकाश सीधा अपन कहा है कर्क रेखा पर, इस कारण से कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कब आती है? 21 जून को आती है। दूसरी आती है मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह कब आती है? 22 दिसंबर को आती है। कर्क संक्रांति में जून का महीना है। जून के महीने में क्या आती है? गर्मी पड़ रही है। गर्मी में कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु से ग्रीष्म ऋतु हो गई। और जो गर्मी के दिनों में रहते हैं, गर्मियों के दिनों में दिन बड़े रहते हैं और रातें क्या रहती है? छोटी रहती है। तो ये हो गए दिन बड़े, रातें छोटी। और गर्मियों में धूप ज्यादा पड़ता है। जून के महीने में तो हमारी जो परछाई वो बहुत ही कम बढ़ती है, छोटी परछाई बनती है। परछाई लंबी दिखाई नहीं देती क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा सर के ऊपर रहता है, तो इस कारण परछाई भी क्या बनती है? छोटी बनती है। दूसरी आती है कि जो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधा पड़ रहा है, तो मकर रेखा पर सीधा पड़ने के कारण से क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कब आती है? सर्दियों में आती है। सर्दियों का महीना कौन सा हो गया? दिसंबर हो गया। दिसंबर की कितनी तारीख? 22 दिसंबर को आती है। और ऋतु कौन सी है? सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में तो शीत ऋतु आएगी। शीत ऋतु में दिन तो क्या होंगे? छोटे होंगे, लेकिन रातें क्या होगी? बड़ी होगी। ये हो गई। यानी अपने भूमध्य रेखा की बात कर ली, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है। उसके बाद कर्क रेखा पर बात कर ली, कर्क के बाद मकर रेखा पर बात कर ली। अब अपन बात करते हैं ऊपर ठेठ। अब बात करते हैं कि अब सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश, यदि सूर्य का जो सीधापन है वो किस पर पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? यदि जो अपन का जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। और यदि इस उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे अपन कहेंगे बसंत विषुव। बसंत विषुव, बसंत विषुव कहेंगे। क्या कहेंगे? बसंत विषुव कहेंगे। यानी सूर्य का सीधापन किस पे पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध पर सीधा पड़ता है, इस कारण इसे कहेंगे बसंत विषुव कहेंगे। और ये जो स्थिति आती है वो कब आती है? तो ये आती है 21 मार्च को। कब आती है? ये आती है 21 मार्च को आती है। और इस समय पूरे विश्व में, इस समय पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि बराबर होती है।
दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। यानी सूर्य का सीधापन किस पे, उत्तरी गोलार्ध पर है। उत्तरी गोलार्ध पर यदि सूर्य का सीधापन है तो इसे अपन क्या कहेंगे, बसंत विश्व कहेंगे। और बसंत विश्व कहेंगे तो इस समय कब आती है बसंत विश्व, 21 मार्च को आती है। इस समय पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि क्या रहती है, बराबर रहती है। दूसरा आता है यदि सूर्य का जो सीधापन है, कि जो सूर्य है, इस सूर्य का जो सीधापन किस पे है, दक्षिणी गोलार्ध पर है, वो तो उत्तरी गोलार्ध पर हो गया। अब सूर्य का सीधापन किस पे, दक्षिणी गोलार्ध पर है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे शरद विश्व। क्या कहेंगे, शरद विश्व कहेंगे। और ये शरद विश्व कब आता है, आता है शरद विश्व 23 सितंबर को। कब आता है, 23 सितंबर को शरद विश्व आता है, 23 सितंबर को। और इसमें भी पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसमें भी दिन और रात की अवधि बराबर रहेगी। यह हो गया अपन के राजस्थान का सामान्य परिचय, जो हम अगली क्लास लेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।